नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्तम पाठशाला पर। अंतःस्रावी ग्रंथियों का हमारा चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है और आज हम प्रत्येक जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि आती है, वो आती है हमारी पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि ये नाम में न हो तो कौन सा करेंगे अपने? पीयूष ग्रंथि करेंगे। अगर पीनियल ग्रंथि नाम में न हो तो फिर अपने कौन सा करते हैं? पीयूष ग्रंथि करते हैं। ठीक है, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? तीसरी आंख भी कहते हैं। इसे ही हम जैविक घड़ी के नाम से भी जाने जाती है। जैविक घड़ी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और अपने सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, सोने जागने के चक्कर में महत्वपूर्ण होती है। सोने जागने के चक्कर में महत्वपूर्ण होती है। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं जो ये हमसे बार बार पूछी जाती है। ये चीजें पूछी जाती है यदि इनका क्या होता है कि इस ग्रंथि को मनुष्य से निकाल दें। क्या कर दें? यदि इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मनुष्य से निकाल दें, इस ग्रंथि को निकाल दें तो यौवनावस्था आ जाती है, क्या आ जाती है? यौनावस्था आ जाती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है ये ग्रंथि? इस हार्मोन का नाम ध्यान रखना है, मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ये जो मिलेटोनिन हार्मोन है, ये क्या करता है? दैनिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? दैनिक क्रियाओं पर नियंत्रण। जो हमारे शरीर की जो दैनिक क्रियाएं होती है, उन दैनिक क्रियाओं पर ये क्या करती है? नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है। और इसकी लगभग 1.5 ग्राम के लगभग होती है ना। हमारे शरीर में ये इसकी उपस्थिति माने तो लगभग 1.5 ग्राम के अंदर मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, जो दैनिक क्रियाओं या दैनिक लय में होता है हमारा, उस पर ये क्या करती है? नियंत्रण करती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 2 नंबर हम बात ले लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस की जब हम बात करते हैं, हाइपोथैलेमस ये हमारा अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम के अंदर उपस्थित होता है। अगर मस्तिष्क में कौन सा उपस्थित होता है? अपना हाइपोथैलेमस भाग होता है। ये पीयूष ग्रंथि पर क्या करता है? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि पर क्या करता है? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? हेडमास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडमास्टर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर कहते हैं। यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी अगर जानी जाती है तो वो कौन सी होती है? हमारा हाइपोथैलेमस होता है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। यदि इनकी बात करें हार्मोन की, तो ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन है कितने टाइप के? 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। थैलेमस है वो 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा? एक तो होता है प्रेरक हार्मोन। फर्स्ट होता है, वो होता है प्रेरक। कौन सा हार्मोन? अपना प्रेरक हार्मोन स्रावित करता है। और ये जो प्रेरक हार्मोन होते हैं, ये प्रेरक हार्मोन क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि में ब्लड जो होता है, ब्लड में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को बढ़ाते हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर रक्त है, इस रक्त में क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को बढ़ाते हैं। जो हमारा शरीर का रक्त है, इस रक्त के अंदर क्या है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। रक्त में
पीयूष के हार्मोन को बढ़ाते हैं, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को बढ़ाते हैं। दूसरे जो प्रकार के होते हैं जिनको हम बोलते हैं सदमक हार्मोन, दूसरा होता है वो कौन से होते हैं, सदमक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस का दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम सदमक हार्मोन कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, इसके विपरीत कार्य करते हैं। ये ब्लड में क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी कि जो हमारा रक्त है, इस रक्त में जो आपके पीयूष के हार्मोनों की मात्रा है, पीयूष हार्मोनों को क्या कर देते हैं, हार्मोन की मात्रा को कम करते हैं, मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये इसके मुख्य कार्य हैं। एक तो क्या है, प्रेरक हार्मोन स्रावित होता है, दूसरा अपना सदमक हार्मोन स्रावित होते हैं। जो ब्लड के अंदर जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है, एक को का कार्य होता है उनको बढ़ाने की मात्रा, दूसरे का होता है उन मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना, या उनकी मात्रा को क्या कर देना, कम कर देना। यानी शरीर संतुलन का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है, शरीर संतुलन का भी क्या करता है, कार्य करता है। तो हाइपोथैलेमस द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रेरक हार्मोन, और दूसरा सदमक हार्मोन है वो स्रावित होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। किसकी चर्चा करेंगे अपने, पीयूष ग्रंथि। जो ये पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि की हम बात कर लेते हैं। अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, सबको पता है कहाँ उपस्थित होती है, हमारे अगर मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है, अगर मस्तिष्क में, मटर के दाने के समान, ये समान जो ग्रंथि होती है उसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का क्या नाम है, अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर भी ग्रंथि कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, या तीन पालियां बोल देते हैं, तीन भाग, या तीन क्या होती है, पालियां होती है। ठीक है, तीन पालियां, अगर पाली, मध्य पाली, और अपनी पश्च पाली। और इन्हीं के द्वारा ये प्रमुख हार्मोनों का क्या करती है, सारे के सारे हार्मोनों का क्या करती है, स्त्रावण करती है। एपो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी ये जानी जाती है। न्यूरो हाइपोफाइसिस और एपो हाइपोफाइसिस, इसके दो अन्य भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक होता है एपो हाइपोफाइसिस। ये भी क्या करते हैं, हार्मोन स्त्रावण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस और एपो हाइपोफाइसिस है, ये भी क्या करते हैं, हमारे मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। किसमें, हार्मोनों के स्त्रावण में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि हम बात करें इन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित प्रमुख कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं, यदि बात करें तो सबसे पहला हार्मोन आता है, वो आता है आपका वर्दी हार्मोन। कौन सा हार्मोन, वर्दी हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। जीएच हार्मोन, यानी कि कौन सा हार्मोन बोल देते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इसका मुख्य कार्य क्या 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 होता है, शरीर की वृद्धि में भूमिका निभाते हैं। किसमें, शरीर की वृद्धि में भूमिका निभाता है ये। ठीक है, इसकी बात करें, इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। देखिए, इसका दूसरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। सोमेटो स्टेनिन हार्मोन अपने बोल देते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सॉरी STH, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसको हम बोलते हैं STH के नाम से, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। और इसका कार्य क्या होता है, शरीर की लंबाई बढ़ाना, शरीर की लंबाई बढ़ाना।
ग्रोथ हार्मोन बोल देते हैं। इसी के कारण पीयूष ग्रंथि के कारण जो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन भी कह देते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जब हम सोमेटोट्रोपिन की जब बात करते हैं, सोमेटोट्रोपिन पीयूष ग्रंथि के प्रमुख भाग हो गए, कौन कौन से होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एपो हाइपोफाइसिस। सबसे पहला जो हार्मोन होता है उसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसी को सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। अब इसकी जब हम प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं तो देखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इस हार्मोन की कमी या वृद्धि से, इस हार्मोन की जो एसटीएच हार्मोन है, इस हार्मोन की अधिकता की बात करें अपने, यदि शरीर में इसकी क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, शरीर में इसकी क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, यदि इस हार्मोन की संख्या, इस हार्मोन की मात्रा यदि बढ़ जाती है, मात्रा अधिक हो जाती है, तो शरीर क्या हो जाता है, भीमकाय, शरीर क्या हो जाता है, भीमकाय हो जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने से हमारा शरीर भीमकाय हो जाता है, यानी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ी जाती है, लंबाई क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको महाकायता बोलते हैं। शरीर काय जो हमारा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको एक्रोमिगेली भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली के नाम से भी जाना जाता है, एक्रोमिगेली भी इसको, मिगेली भी इसको कहते हैं, ध्यान करना। दूसरा, इसकी कमी से, यदि इसकी क्या हो जाए, कमी, इसकी कमी से, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं बोनापन, यानी व्यक्ति बहुत छोटा हाइट हो जाती है, उसकी बहुत छोटा रह जाता है, जिसको हम ड्वार्फिज्म भी बोल देते हैं, ड्वार्फिज्म भी कहते हैं, यानी कि शरीर बहुत छोटा हो जाता है। इसी की कमी से एक सिमंड रोग भी हो जाता है। तीसरा प्रमुख रोग है वो सिमंड रोग भी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, सिमंड रोग भी। जब हम बात करते हैं सिमंड रोग में, इस सिमंड रोग में क्या होता है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति कमजोर होता है, व्यक्ति क्या होता है, कमजोर होता है, यानी उसका शारीरिक ग्रोथ सही रूप से नहीं हो पाती है। ये तीन मुख्य रोग देखने को मिलते हैं वृद्धि हार्मोन के। यदि वृद्धि हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो पहला हार्मोन जो स्रावित होता है उसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं। उसकी अधिकता से भीमकाय या विशालतम हो जाता है, कमी से बौनापन रह जाता है, सिमंड रोग भी इससे हो जाता है। ये तीन प्रमुख रोग हैं जो अपने को मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके द्वारा स्रावित दूसरा जो हार्मोन है, दूसरा जो मुख्य हार्मोन जो स्रावित होता है उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसको दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं, दुग्ध स्त्रावण हार्मोन कहते हैं। यानी कि ये क्या करता है, माता के अंदर स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का क्या करता है, स्त्रावण करता है, यानी स्तनों में क्या करता है, दुग्ध का स्त्रावण करता है। यानी दुग्ध का स्त्रावण कहाँ से शुरू होता है, कौन से हार्मोन की वजह से शुरू होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, दुग्ध का स्त्रावण करता है या प्रोलैक्टिन दुग्ध का निर्माण। देखिए हाँ सॉरी, ये प्रोलैक्टिन होता है, ये दुग्ध निर्माण हार्मोन बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, दुग्ध निर्माण हार्मोन कहते हैं। ये तो क्या करता है, दुग्ध का, स्तनों में दुग्ध का क्या करता है, निर्माण करता है। इसके अलावा दूसरा होता है प्रोलैक्टिन के अलावा तीसरा जो होता है हमारा मुख्य रूप से, उस हार्मोन को किस हार्मोन से नाम जाना जाता है, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन से। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ना, ये इसको हम कहते हैं दुग्ध स्त्रावण हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं, दुग्ध स्त्रावण हार्मोन। ये हार्मोन दुग्ध का स्त्रावण करता है, ये दुग्ध का निर्माण करता है। यानी गर्भावस्था के दौरान जब स्तनों के अंदर दुग्ध का निर्माण कौन सा करता है, अपना प्रोलैक्टिन करता है। दुग्ध का स्त्रावण कौन सा करता है, वो होता है ऑक्सीटोक्सिन। ये ध्यान करिए, इसको प्रसव पीड़ा भी हार्मोन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं।
यानी बच्चे के समय ये हार्मोन प्रसव को पीड़ा बढ़ाने में काम आता है। इसी को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? लव हार्मोन भी कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम क्या कह देते हैं? लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लव हार्मोन भी कहते हैं। क्योंकि देखिए लव हार्मोन क्यों है? माँ की ममता जगाने वाला, माँ की ममता को जगाने वाला। इस कारण इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। यानी ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों ध्यान करना। प्रोलैक्टिन का कार्य होता है दुग्ध का निर्माण करना। गर्भावस्था के दौरान ये दुग्ध का निर्माण करना शुरू कर देता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करता है। बच्चे के जन्म के समय जब दुग्ध स्त्राव होता है उस समय ये प्रेरित करता है। ठीक है ना। तीसरा अगर यदि हम बात करें मुख्य रूप से, तो ये हो गए हमारे तीन मुख्य। अगर चौथे नंबर की बात करें, चौथा होता है हमारा जो मुख्य स्त्रावित हार्मोन है, उसको हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। इसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन भी कह देते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसको दूसरा इसका मुख्य नाम है, उसको बोलते हैं मूत्र विरोधी हार्मोन। इसका नाम होता है मूत्र विरोधी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मूत्र निर्माण के समय ये क्या होता है? मूत्र में उपस्थित, मूत्र निर्माण के समय मूत्र में उपस्थित होता है। ठीक है। मूत्र में उपस्थित होता है। अति जल का क्या कर लेता है? अतिरिक्त जल का पुनः अवशोषण करता है। इसके अगर कार्य की बात करें तो ये क्या करता है? अतिरिक्त जल का पुनः अवशोषण करता है। अतिरिक्त जल है उसका क्या कर लेता है? ये पुनः अवशोषण कर लेता है। और बार बार मूत्र लगने की जो घटना होती है, जिसको हम डिसयूरिया भी बोल देते हैं, इसको, इससे क्या है कि मूत्र की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो उसको डिसयूरिया भी कह देते हैं। या मूत्र के समय जो जलन महसूस होती है उसको डिसयूरिया भी कह देते हैं। डिस यूरिया भी कह देते हैं। एक चीज इससे इम्पोर्टेंट है, मुख्य जंतुओं में वेसोप्रोसिन की मात्रा अधिक है तो इनका मूत्र क्या हो जाता है? यदि क्या कहें, यदि जंतुओं में इनकी मात्रा अधिक हो जाए, जंतुओं में इनकी मात्रा अधिक अधिक हो जाती है, जिसके कारण उनका मूत्र है वो क्या हो जाता है? मूत्र गाढ़ा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वेसोप्रोसिन का मुख्य कार्य है जल के पुनः अवशोषण करना, है ना। हार्मोन की कमी है तो शरीर के में पानी की क्या हो जाती है? एक इंपॉर्टेंट, इसकी कमी से जो वेसोप्रोसिन है, यदि हम इसकी बात करें, यदि इसकी क्या हो जाए? कमी हो जाए। क्या हो जाए? कमी से क्या हो जाता है? शरीर में हमारा जो शरीर है उसमें पानी की मात्रा की कमी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अतिरिक्त मात्रा को भी बढ़ाता है, पानी की मात्रा को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी हो जाती है तो मूत्र संख्या है वो, त्याग है वो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जंतुओं में वेसोप्रेसिन की मात्रा है अधिक होती है, जिससे उनका मूत्र क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। वेसोप्रेसिन इसके द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन है। इसके अलावा दो हार्मोन और स्रावित किए जाते हैं। वो कौन से हैं? एक तो हमारा होता है LH हार्मोन, दूसरा होता है FSH हार्मोन। LH हार्मोन होता है, इसको ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन और स्रावित किए जाते हैं, स्रावण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है LH और FSH हार्मोन। और इन दोनों को ध्यान करना, इन दोनों को संयुक्त रूप से किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आ सकता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं?
इन दोनों का संयुक्त रूप से जो इंपॉर्टेंट नाम है वो नाम होता है, कौन सा होता है, गोडेनोट्रोपिन हार्मोन। इन्हें क्या कहते हैं, गोडेनोट्रोपिन गोडेनोट्रोपिन हार्मोन। गोडेनोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, गोडेनोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अलग से हार्मोन होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है। इसका कार्य होता है अंडोत्सर्ग के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अंडोत्सर्ग में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वृषण की लीडिंग कोशिका के निर्माण में भी सहायक होता है। वृषण की लीडिंग कोशिकाओं के निर्माण में भी ये सहायक होता है। तो इसका कार्य अंडोत्सर्ग में सहायक होता है, वृषण की लीडिंग कोशिकाओं में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। यदि हम बात करें एफएसएच हार्मोन की, एफएसएच हार्मोन है वो अंडोत्सर्ग और अंडजनन अंडोत्सर्ग एवं अंडजनन दोनों में क्या करता है, भूमिका होती है इसकी, दोनों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, अंडजनन के समय भी ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, है ना। एक एम मिलेनोसाइट हार्मोन भी हमारी है जो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो यह पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा सबसे ज्यादा हार्मोन, कभी भी प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो सबसे ज्यादा हार्मोन हार्मोन सबसे ज्यादा जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आपका नाम हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अन्य ग्रंथियों की जो हार्मोन है उन हार्मोनों पर भी ये क्या करती है, नियंत्रण करती है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो ग्रंथि होती है ये सबसे ज्यादा हार्मोनों का स्रावण करती है। अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है उन पर भी ये क्या करती है, नियंत्रण करती है, उन पर भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पीयूष ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो वृद्धि विकास एवं सहायक सभी कोशिकाओं हैं उनके नियंत्रण में, साथ ही साथ जितने अन्य हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उन हार्मोनों पर और अन्य स्रावित जो जितने भी हार्मोन है उनका नियंत्रण भी कौन करती है, हमारी पीयूष ग्रंथि करती है। तो पीयूष ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा ये प्रमुख हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि है अपनी, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है इस ग्रंथि को अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं, अवटु ग्रंथि, यदि सॉरी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि अपने शरीर की अगर बात करें सबसे बड़ी बात करते हैं तो कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या, अभी हमने चर्चा कर ली है। सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि जब बात कर रहे हैं, थायराइड ग्रंथि की जब बात आती है जिसको हम अवटु ग्रंथि, दूसरा नाम क्या है, अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। इस नाम से भी ये प्रसिद्ध है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। इस चीज को भी अपने को अच्छे से क्या है, इसका ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि है वो श्वास नलिका में, यानी क्या होती है, ये जो होती है ये आकार की होती है, अच के आकार की होती है। और जो हमारी श्वास नली होती है, श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। जो श्वास नली होती है उसके अंदर उपस्थित होती है, जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया का भाग होती है, यानी कंठ के अंदर उपस्थित होती है। हमारे जो कंठों के अंदर जो ग्रंथि होती है उसको हम थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। इसके अंदर जो स्रावित हार्मोन है वो हार्मोन को, प्रमुख हार्मोन जो कौन सा स्रावित हार्मोन होता है, ये हार्मोन जो होता है ये होता है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, प्रमुख हार्मोन होता है उसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन की उपस्थिति हमेशा ध्यान करना, जो ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। किसकी उपस्थिति में, आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडीन की कमी, यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी, तो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी भी क्या हो जाएगी,
कमी हो जाएगी। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मानव शोषण पर नियंत्रण करता है। इसके देखो थायरोक्सिन हार्मोन की यदि कार्य की बात करें, पहले हम थोड़ा उनके कार्य की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके प्रमुख कमी या अधिकता से इनके यदि कार्य की बात करें तो कार्य का मुख्य कार्य कौन सा होता है, जो मानव शरीर का नियंत्रण करता है। शोषण पर क्या करता है, पाचन में व शोषण पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। पाचन एवं शोषण पर नियंत्रण। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, उस बीपी को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। भ्रूण में मस्तिष्क का विकास करता है। भ्रूण में मस्तिष्क का विकास है वो कौन सा करता है, वो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है। इसको T3 हार्मोन भी कहते हैं, T3 T4 हार्मोन भी कह देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा दो हार्मोन T3 3 आइडो और T4 ये दो हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित करते हैं। तीनों में, इन दोनों में से ये जो होता है ये हमारा थायरोक्सिन कहलाता है। टेट्रा आइडो थायरोक्सिन, टेट्रा आइडो थायरोक्सिन भी बोल देते हैं T4 को, है ना। T3 और T4 होते हैं मुख्य रूप से। ये T4 जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्यान करना, उसी को हम ये कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन तभी तो ये कहा जाता है कि शरीर के अंदर हमें क्या है, आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। भोजन है वो कैसा करना चाहिए, भोजन आयोडीन युक्त होना चाहिए। इसीलिए आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है कि हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी न हो, यानी थायरोक्सिन की कमी न हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्राप्त मात्रा के अंदर आयोडीन नमक यूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थायरोक्सिन की अधिकता और कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कमी। यदि थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए, अपने शरीर में कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारे शरीर के अंदर कम बनेगा तो उससे हमारे शरीर के अंदर एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं घेंगा रोग। कमी से फर्स्ट रोग जो होता है उसको हम बोलते हैं घेंगा रोग। ठीक है। इसी को आप क्या बोल देते हैं, गोइटर रोग भी बोल देते हैं। इसी को हम गलकंड भी कह देते हैं, गलकंड रोग भी बोल देते हैं। इसी को सामान्य भाषा में गोइटर भी कह देते हैं, गोइटर रोग भी कह देते हैं। घेंगा, गलकंड या गोइटर ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये रोग जो मुख्य रूप से होता है किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, जो शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा यदि कम हो जाती है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है उसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर रोग। दूसरा यदि पूछ ले कि किसकी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। आयोडीन की कमी के साथ किसकी कमी से, थायरोक्सिन की कमी से। और कौन सा रोग हो जाता है, गलकंड, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। तो इसकी उपस्थिति से, कमी से कौन से रोग होते हैं, तो ये रोग होते हैं वो मैं जिसे गलकंड, घेंगा या गोइटर रोग भी कह देते हैं। दूसरा जो रोग होता है वो होता है जड़ मानवता। कौन सा रोग होता है, जड़ मानवता रोग हो जाता है। ये जो जड़ मानवता होती है ये क्या होता है, जड़ मानवता का मतलब होता है ये भी किसकी कमी से, ये भी आयोडीन की कमी से होता है ना। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसमें होता क्या है, जड़ मानवता जिसको हम क्रेटिनिज्म भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्रिटेनिज्म। क्रेटिनिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म वास्तव में क्या होता है, मंद बुद्धि होता है। क्रेटिनिज्म का अर्थ ही क्या होता है, मंद बुद्धि, यानी कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बालक क्या हो जाता है, क्रेटिनिज्म प्रकार के बालक उत्पन्न होते हैं, उनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। तीसरा आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट हो गए दो, घेंगा या गलकंड रोग। दूसरा हो गया जड़ मानवता। तीसरा आता है अपना हासीमाटो। तीसरा जो मुख्य है वो होता है हासीमाटो। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो मुख्य रोग होता है इसकी कमी से वो होता है हाशीमाटो रोग हो जाता है। हाशीमाटो रोग को ध्यान करना, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है।
थायराइड की क्या कहते हैं, इसको आत्महत्या कहते हैं। क्यों हो जाती है थायराइड की आत्महत्या? देखिए थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने पर थायराइड कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है। इसमें क्या होता है, जो आपका थायरोक्सिन कम होने से क्या होता है, थायराइड ग्रंथियां नष्ट, थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड कोशिकाएं हैं, वो क्या हो जाती है, थायराइड सेल क्या हो जाती है आपकी, नष्ट हो जाती है। इसीलिए सिमाटोरोग का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या किसे कहते हैं? तो आत्महत्या किसे कहते हैं, अपने हाशीमाटो रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाशीमाटो रोग कहते हैं। तीन प्रमुख रोग कौन से हो गए, एक तो आपका घेंगा या गलकंड हो जाएगा, दूसरा अपना जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म हो जाता है, बच्चा मंदबुद्धि बालक विकसित होता है, मंदबुद्धि बालक उत्पन्न होते हैं, और तीसरा अपना होता है हाशीमाटो रोग, जिसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं। ठीक है, इसकी यदि बात करें अधिकता से, अधिकता से देखिएगा, थायरोक्सिन की अधिकता की बात करें अपने, अधिकता के अंदर क्या होता है, एक तो फर्स्ट रोग होता है आंखों में सूजन, आंखों का फूलना, आंखों का फूलना यानी आंखें फूल कर क्या हो जाती है, बड़ी, या कहते हैं आंखें क्या हो जाती है आपकी, आंखें बड़ी बड़ी, आंखें आपकी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं। इसमें होता क्या है, श्लेष्म की जो हमारी है ना, इसमें क्या होता है, आयोडीन की अधिकता से श्लेष्मा की परत जमा हो जाती है। क्या होता है, जो थायरोक्सिन की अधिकता, थायरोक्सिन है मात्रा ज्यादा, तो श्लेष्मा की परत जमा हो जाती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारी आंखें हैं फूल कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा होता है प्लूमर रोग, दूसरा कौन सा रोग होता है, प्लूमर रोग हो जाता है। ये जो प्लूमर रोग होता है, इस प्लूमर रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में एक गांठ बन जाती है, इसको हम थायराइड की गांठ बोलते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड की गांठ कहा जाता है, यानी थायराइड ग्रंथियों में गांठ बन जाती है, थायराइड सिकुड़ कर इकट्ठा हो जाती है, थायराइड ग्रंथि की गांठ बन जाती है, जिसको हम प्लूमर रोग कहते हैं। तो ये दूसरी हमारी प्रमुख ग्रंथि होगी। नेक्स्ट यदि ग्रंथि की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रंथि की बात करें, पैरा थायराइड ग्रंथि, थायराइड के साथ ही हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरा थायराइड ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। यदि पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें, तो देखिए पैराथायराइड की जब हम बात करते हैं तो इनकी देखना ध्यान करना, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां एक जोड़ी ग्रंथि होती हैं, ये हमेशा क्या होती है, एक जोड़ी में उपस्थित होती हैं, यानी इनकी संख्या दो होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। थायराइड की ऊपर पाई जाती है, संख्या में दो होती है, मक्के के दाने के समान, ये क्या है, थायराइड के ऊपर और मक्के के दाने के समान, दाने जैसी, जिसको हम पैराथायराइड भी कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन है, उसके द्वारा, इसके द्वारा प्रमुख कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का नाम क्या है, इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसको हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं, पैराथार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पैराथार्मोन भी कहते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है, ये कैल्शियम की मात्रा को, कमी को रोकता है। ध्यान करना, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, रक्त में कैल्शियम प्लस आयन की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो कैल्शियम आयन बनते हैं, कैल्शियम की कमी को रोकना, रक्त में कैल्शियम आयन की कमी को रोकना,
यानी जो हमारी हड्डियां हैं, यदि कैल्शियम आयनों की कमी हो जाएगी तो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और कमी क्या होती है, कैल्शियम आयनों की कमी हो जाती है, जिससे शरीर में क्या उत्पन्न हो जाती है, ऐंठनी उत्पन्न हो जाती है। मुख्य कार्य होता है रक्त में कैल्शियम की कमी को क्या करता है, ये रोकता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम बन रहा है, ब्लड में कैल्शियम की कमी को क्या करता है, कम करता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी ये शरीर है, उस रक्त के अंदर, इस रक्त के अंदर ये कैल्शियम होता है, ये कहाँ चलना शुरू कर देता है, हड्डियों में इसकी मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये पुनः हड्डियों से क्या करता है, रक्त के अंदर कैल्शियम को लेकर आता है। किस में लेकर आता है, रक्त में। तो हड्डियों में अधिक कैल्शियम की मात्रा जाती है, तो उसकी कमी को बराबर रखने के लिए, उसको संतुलन करने के लिए हड्डियों से ये क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। इसकी कमी से ध्यान करना, इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, कमी से होने वाला जो रोग है, मुख्य रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं टिटेनी रोग। कौन सा रोग बोलते हैं, टिटेनी रोग। इस टिटेनी रोग में क्या होता है, टिटेनी रोग में हड्डियां क्या हो जाती है, आपकी कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे शरीर में क्या होती है, शरीर में ऐंठन, शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इसका मतलब है कैल्शियम की क्या हो जाती है, कैल्शियम आयनों की कमी हो जाती है, जिसको हम टिटेनी रोग बोलते हैं। हमारे शरीर की हड्डियां है वो कमजोर होना लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिटेनी रोग। दूसरा इसके द्वारा जो मुख्य रोग होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा है, वो होता है मुख्य रोग जो होता है, वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग में जो हार्मोन की कमी से हड्डियां क्या होती है, कैल्शियम की कमी, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या होती है, हड्डियां कमजोर होती है, हड्डियां आपकी क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। कारण, क्योंकि जो हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है उसको कहाँ लेके चला जाता है, ये रक्त में लेकर चला जाता है। इस हार्मोन की कमी होगी तो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। दूसरा टिटेनी रोग हो जाता है। दो रोग किसके हार्मोन के द्वारा होते हैं, हमारे पैराथार्मोन हार्मोन के द्वारा मुख्य रूप से होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी ग्रंथि आती है वो थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अपने थाइमस, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। अब ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि ध्यान करना, हार्ट के ऊपर पाई जाती है, यानी हृदय के ऊपर पाई जाती है, हृदय के ऊपर उपस्थित होती है। एक चीज तो ये हृदय के ऊपर पाई जाती है। इसे बाल्यावस्था की ग्रंथि कहते हैं। क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था की ग्रंथि। क्या कहते हैं, इसे ही बाल्यावस्था की ग्रंथि कहते हैं। बाल्यावस्था की ग्रंथि इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 13 से 14 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा क्या होती है, सक्रिय होती है। क्या है, ये जो है हमारी जो 13 से 14 वर्ष की जो आयु होती है, उस 13 से 14 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा क्या होती है, सक्रिय होती है। इसी कारण इसको बाल्यावस्था की क्या कहते हैं, ग्रंथि कहा जाता है, बाल्यावस्था ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। और ध्यान करना, पूछा जाता है प्रश्न कि बालकों में सर्वाधिक सक्रिय ग्रंथि कौन सी होती है, तो बालकों में सर्वाधिक सक्रिय ग्रंथि कौन सी है, आपकी थाइमस ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि। और इस ग्रंथि द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उसको हम थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है ये ग्रंथि। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, इस थाइमोसिन हार्मोन के कार्य क्या है, ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। इस हार्मोन का कार्य क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्षमता बनाता है। हमारे शरीर के अंदर लड़ने की जो क्षमता होती है रोगों से, उस रोगों से लड़ने की क्षमता कौन उत्पन्न करता है, थाइमोसिन हार्मोन करता है। साथ ही साथ शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी पर क्या करता है, नियंत्रण। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होती है, ये क्या करती है, सूक्ष्म कोशिकाओं का निर्माण करती है, शरीर का नियंत्रण करती है, साथ ही साथ शरीर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विघटन हो जाता है तो इसे बुढ़ापे का कारण भी माना जाता है। ध्यान करना। दूसरा, बढ़ती उम्र के साथ इसकी कमी होती है, बढ़ती उम्र के साथ इसमें कमी आ जाती है,
इसलिए इसे बुढ़ापे का कारण माना जाता है, इसे बुढ़ापे का कारण भी मानते हैं कि व्यक्ति पहले से बूढ़ा होना दिखाई देता है। यदि इसकी कम मात्रा या इस हार्मोन की कमी होने लग जाती है तो व्यक्ति बूढ़ा दिखाई देने लग जाता है। यानी कि युवावस्था या किशोरावस्था की बात करें उस समय ही व्यक्ति क्या दिखाई देने लगता है, बूढ़े जैसा दिखाई देने लग जाता है, बुढ़ापे की कमी माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने थाइमस ग्रंथि होगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथि आती है, वो आती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो हमें पता है ये किसी कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। यानी कि इसमें क्या होते हैं, हार्मोन प्लस में एंजाइम। हार्मोन प्लस में क्या स्रावित करती है, एंजाइम करती है। ध्यान करें स्थिति कहाँ है, ये हमारी उदर गुहा के अंदर पाई जाती है। कहाँ उपस्थित होती है, हमारे शरीर के जो उदर गुहा वाला भाग है वहां ये स्रावित होती है। ठीक है, इसके अंदर देखना, इसकी बात करें अगर छोटे से डायग्राम के रूप में बात करें तो इसके अंदर छोटे छोटे लैंगरहंस के द्वीप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लैंगरहंस के द्वीप पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं लैंगरहंस के द्वीप। इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, लैंगरहंस के द्वीप उपस्थित होते हैं, या लैंगरहंस की कोशिकाएं भी कहते हैं। लैंगरहंस के द्वीप कह दो या इन्हीं को हम लैंगरहंस की क्या कह देते हैं, कोशिकाएं कह देते हैं। अब ध्यान करना, जो ये लैंगरहंस के द्वीप होते हैं इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिका होती है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न भी पूछा जा चुका है। देखिए इनके अंदर जो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनका पहला नाम होता है अल्फा कोशिकाएं, दूसरी जो कोशिकाएं होती है वो बीटा कोशिकाएं होती हैं, और जो तीसरी कोशिकाएं होती है उनको हम गामा बोलते हैं। ये होगी आपकी गामा, ये होगी आपकी बीटा, और ये होगी अपनी अल्फा कोशिका। अब ये तीनों कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। जो अल्फा कोशिका है ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकोगोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोगोन। ये जो बीटा होती है ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन। और ये दोनों है, ध्यान करना, इस ये क्या करती है, ये करती है सोमेटोस्टेनिन का। किसका निर्माण करती है? सोमेटोस्टेनिन का। किसका निर्माण करती है? सोमेटोस्टेनिन का निर्माण करती है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये ग्लूकोगोन का कार्य क्या होता है? यदि ग्लूकोगोन की बात करें, ग्लूकोगोन का मुख्य कार्य क्या होता है? इस ग्लूकोगोन का मुख्य कार्य होता है रक्त के अंदर क्या करता है, ये रक्त के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है। इसका कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज बढ़ाना। रक्त के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। जबकि ये क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। और ये क्या करता है, इनमें जो सोमेटोस्टेनिन है दोनों पर नियंत्रण करता है, दोनों पर नियंत्रण करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं हमारी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। 3 प्रकार की लैंगरहंस के द्वीप उपस्थित होते हैं, उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। और कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित करती है, दूसरा इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, और तीसरा अपने हो गया सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है उस पर पीयूष ग्रंथि क्या करती है, नियंत्रण भी करती है। ठीक है ना, गामा कोशिकाएं भी बोल देते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसको डेल्टा कोशिका भी लिखा हुआ मिल सकता है, अभी डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बार बार प्रश्न आता है, वो किसका आता है, इंसुलिन का। किसका प्रश्न आता है,
हार्मोन का, इसका प्रश्न पूछा जाता है। इंसुलिन हार्मोन का प्रश्न है वो सबसे ज्यादा बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बारे में, इंसुलिन के बारे में पूछा जाता है। इंसुलिन को क्या बोलते हैं, इसकी जो कमी है उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपके इंसुलिन की कमी से या इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। जो इंसुलिन है इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो बार बार पूछा जाता है। कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से जो रोग होता है उसी रोग का नाम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं, मधुमेह, डायबिटीज। इसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज भी कहते हैं। मधुमेह भी बोल देते हैं, डायबिटीज भी बोल देते हैं, इसी को हम शुगर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, शुगर भी बोल देते हैं। जो इनसे जो रोग होता है इसी रोग का एक अन्य नाम भी लिख देते हैं, डायबिटीज मेलाइट्स। डायबिटीज मेलाइट्स भी कह देते हैं, इसी को डायबिटीज मेलाइट्स भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान करना, इसका मतलब होता है कि यदि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या देना पड़ता है, पूर्ति हेतु क्या करते हैं, पूर्ति हेतु क्या करते हैं, इंसुलिन के टिक्के दिए जाते हैं। और यानी मीठे से बचने के लिए सेक्रिन का प्रयोग किया जाता है। सेक्रिन क्या होता है, सबसे मीठा पदार्थ, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ने पर व्यक्ति को मीठा खाने से क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। इसलिए सैकरीन युक्त मिठाइयों का यूज किया जा सकता है, क्योंकि सबसे मीठा पदार्थ होता है, शुगर रहित पदार्थ माना जाता है। अब देखना इसके कारण से क्या लगता है, व्यक्ति में ध्यान करना, जो भूख है, प्यास है, इनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। व्यक्ति को भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है। साथ ही साथ ध्यान करना, भूख प्यास व मूत्र की मात्रा, भूख प्यास एवं जो आपकी मूत्र है उसकी मात्रा क्या है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि व्यक्ति को बार बार क्या है, पानी की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार मूत्र त्याग करता है ना। साथ ही साथ क्या है, इसके दूसरा कारण अगर बात करें दूसरी, तो रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि व्यक्ति के शरीर पर कहीं चोट लग जाती है तो व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये इसकी मुख्य पहचान होती है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से पूछ लिया जाता है कि किस की कमी से कौन सा, यानी डायबिटीज मधुमेह है। ये काफी बार प्रश्न रिपीट किया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, चाहे आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या अन्य कोई भी वैकेंसी के एग्जाम की यदि बात करें, वहां सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये होगी हमारी अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एड्रिलिन ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम होता है अधिवर्कक ग्रंथि। दूसरा नाम क्या होता है, अधिवर्कक ग्रंथि। जो एड्रिलिन ग्रंथि है इसी को अधिवर्कक ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमेशा कहाँ पाई जाती है, यानी कि आपकी जो किडनी है, यानी वर्कक पर पाई जाती है। जो आपकी किडनियां होती है या जो आपका वर्कक है, उस वर्कक या किडनी के ऊपर उपस्थित होती हैं। ध्यान करना, इसे 3F भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे 3F भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 3F भी कहा जाता है। 3F का मतलब है, फर्स्ट F का मतलब होता है, देखिए, फेयर। ठीक है, दूसरा होता है अपने फाइट, तीसरा मुख्य होता है फ्लाइट। तीसरा हो जाएगा अपना मुख्य फ्लाइज्ड, फायर, फ्लाइट और फ्लाइज्ड।
ये तीन मुख्य होते हैं, जिसे 3F के नाम से भी जाना जाता है। फेर है, फ्लाइट है और फ्लाइजिट है। FIGST, FIELGST के नाम से ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, FLIGHT और ये है FIGST। ये 3F के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। हार्मोन कौन सा है? एड्रेनेलिन हार्मोन। इसी को हम बोलते हैं संकटकालीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, या विपरीत जो परिस्थितियां होती है, उस विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम करने वाला जो हार्मोन होता है उसको एड्रेनलिन हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। उसमें हमारी ये क्या करता है? सहायता करता है। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए कार्य करता है। संकटमोचक हार्मोन भी कहते हैं। ये 4S के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम 3F के अलावा 4S भी कहते हैं। 4S का मतलब हो गया, जैसे आपका एस फर्स्ट होता है, शुगर पर नियंत्रण करता है। साल्ट यानी लवणों पर नियंत्रण करता है। स्ट्रेस यानी तनाव के समय ये नियंत्रण करता है। और सेक्स हार्मोन पर भी ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी कि 4 जो आपका एस है, 4S में क्या आता है? सबसे पहला आता है आपका, वो आता है आपकी शुगर। क्या करता है? ये शुगर को नियंत्रण, शुगर में काम करता है। ठीक है। दूसरा आता है साल्ट, साल्ट पर ये कार्य करता है। तीसरा आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस के समय, स्ट्रेस के समय भी ये उपयोगी होता है। और चौथा आता है सेक्स हार्मोन के रूप में। यानी कि सेक्स हार्मोन के रूप में हार्मोनों पर ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसलिए इसको 3F और 4S के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संकटकालीन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों के अंदर या व्यक्ति के तनाव के समय ये हार्मोन क्या करता है? पर नियंत्रण करता है। साथ ही इसको करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया हमारे प्रमुख ग्रंथियां। इसके बाद अंतिम रूप से जो बचती है, वो बचती है जनन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जनन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां बच गई? जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियों की बात करें तो जनन ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती है नर के अंदर, दूसरी होती है हमारे मादा के अंदर। जनन ग्रंथियां नर और मादा के अंदर उपस्थित होती है। नर के अंदर जो जनन ग्रंथि होती है उसको हम बोलते हैं वर्षण। क्या बोला जाता है? वर्षण। और इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, उसके हार्मोन का नाम होता है, वर्षण द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उपस्थित होता है। इसी को हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। ये मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है। इस हार्मोन की यदि बात करें तो इसके कार्य क्या हो जाएंगे? कार्य होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण। जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, आवाज भारी होना, आवाज भारी होना जैसे लक्षण हैं, वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। नर की आक्रामकता का कारण, तीसरा है नर में आक्रामकता। ठीक है। यदि हम बात करें, क्या वो भी, ठीक है। एस्ट्रोजन, ध्यान करना, आवाज का भारी होना, नर में आक्रामकता के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की बात करें तो ये क्या करता है? आकर्षण के लिए। एंड्रोजन है, एंड्रोजन के बारे में भी ध्यान करना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एंड्रोजन क्या करता है?
ठीक है। एंड्रोजन क्या करता है? एंड्रोजन में ध्यान करना, एंड्रोजन है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, आकर्षण को बढ़ाता है। ठीक है, ये ध्यान करना है। अगर बात करें अपने नर हार्मोनों की, नर हार्मोन की अगर बात करें मादा के अंदर, मादा के अंदर क्या होता है? मादा के अंदर उपस्थित होता है वो होता है अंडाशय। मादा के अंदर क्या उपस्थित होता है? अंडाशय उपस्थित होता है। और ये जो अंडाशय है इसमें दो तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? दो हार्मोन स्रावित करती है अंडाशय। पहला होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है हमारा एस्ट्रोजन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन और तीसरा होता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है स्रावित करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मतलब है, ये जो हार्मोन है इसको गर्भधारण हार्मोन भी कहते हैं, गर्भधारण के अंदर भूमिका निभाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए। ये द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण है, ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आवाज का पतला होना, सतनों का विकास, ये जैसे लक्षण आते हैं। और एस्ट्रोजन का एक ही कार्य होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, प्रति आकर्षण। जिनमें इनकी अधिकता होती है वो विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा ही आकर्षित होने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो हार्मोन होते हैं इसको गर्भधारण हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन का एक अच्छा सा नाम और आता है, इसका दूसरा एक अच्छा सा नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? गर्भधारण भी बोल देते हैं, इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। गर्भधारण को बढ़ाता है, प्रेगनेंसी को बढ़ाता है। तो सीधे से प्रश्न आ जाते हैं, मादा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो वो अपने हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। कई बार टेस्टोस्टेरोन नाम में दिया जाता है, कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन का कार्य होता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण करना। टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का, साथ में नर में आक्रामकता, और साथ में ही जनन में ये क्या करता है? नर जनन में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी शुक्राणुओं के निर्माण में भी ये भूमिका निभाता है। और महिलाओं की बात करें तो अंडाशय होता है मुख्य, और अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो केवल विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को क्या करता है? बढ़ाता है। कुछ अन्य हार्मोनों की यदि बात करें तो वो भी आपसे प्रश्न में पूछ लेते हैं, जैसे किडनी के हार्मोन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किडनी के हार्मोन, किडनी के हार्मोन, कुछ अन्य हार्मोन, विशेष हार्मोन है, ये भी ध्यान कर लेना है। जो हमारी किडनी होती है, ये किडनी के जो हार्मोन है उसमें सबसे पहले आता है रेनिन। कौन सा आता है? रेनिन हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या आता है? जो आपका रेनिन हार्मोन होता है, ध्यान करना, ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? कुछ नहीं, रक्त दाब को बढ़ाता है, रक्त दाब बढ़ाना, एक तो ये होता है। दूसरा यदि हम बात करें इर्थोपोइटिन, इर्थोपोइटिन, इरिथोपोइटन हार्मोन। इरिथोपोइटन हार्मोन कुछ नहीं करता, इरिथोपोइटन हार्मोन क्या है? आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दो हार्मोन हैं वो आपकी किडनी द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी अंतिम में, वो कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो अप्सरा, अप्सरा या प्लेसेंटा स्रावित हार्मोन, जो हमारी प्लेसेंटा या अप्सरा होती है वो भी कुछ हार्मोन स्रावित करती है। इनमें सबसे मुख्य रूप से पहला जो स्रावित हार्मोन है वो हार्मोन होता है एंडोजन, लेक्टोजन हार्मोन। कौन सा होता है? लेक्टोजन हार्मोन।
ये लैक्टोजन हार्मोन क्या कार्य करता है? अगर लैक्टोजन की बात करें, लैक्टोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो लैक्टोजन हार्मोन है इसका मुख्य कार्य ही होता है दुग्ध का निर्माण, दुग्ध निर्माण करना, ये होता है लैक्टोजन हार्मोन। दूसरा बात करें रिलैक्सन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये इसका मुख्य कार्य होता है शिशु को जब जन्म होता है उस जनन में सहायक, शिशु जनन, शिशु जनन में सहायक होता है। शिशु के जन्म के समय यह अच्छी भूमिका निभाता है, शिशु के जन्म में सहायक या शिशु जनन, शिशु जन्म में सहायक, शिशु जन्म में ये सहायक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और रह जाता है अंतिम, जिसको हम बोलते हैं जी HCG हार्मोन, HCG हार्मोन ये आजकल बहुत प्रसिद्ध है। HCG हार्मोन, HCG हार्मोन का पूरा नाम क्या होता है? देखिए HCG हार्मोन होता है हार्मोन कोरियोटेनिक गोडेनोट्रोपिक हार्मोन, हार्मोन, इसको बोलते हैं हार्मोन कोरियोनिक, हार्मोन कोरियोनिक गोडेनोट्रोपिन हार्मोन, गोडेनोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, गोडेनोट्रोपिक हार्मोन। अब इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये महिलाओं में प्रेगनेंसी टेस्ट में उपयोगी होता है। क्या होता है? महिलाओं में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि महिलाएं गर्भधारण हो चुका है या नहीं हुआ, इसके बारे में यदि हमें जानकारी चाहिए तो किसकी वजह से हम पहचान कर सकते हैं? HCG के द्वारा इसकी पहचान कर सकते हैं। तो अन्य जो प्रमुख हार्मोन है, स्रावित हार्मोन है, वो एक किडनी के द्वारा कौन से? आपका रेनिन है, रक्त दाब को बढ़ाता है। इरिथ्रोपोटाइन हार्मोन है जो RBC का निर्माण करता है। इसके अलावा अप्सरा प्लेसेंटा द्वारा 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। लैक्टोजन हार्मोन जो दुग्ध स्रावण को निर्माण करता है। दूसरा हार्मोन होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो शिशु जन्म को सुलभ बनाता है, सहायता करता है। तीसरा होता है HCG हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन जो गोडेनोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये महिलाओं में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए क्या करता है? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपने आज का जो चैप्टर था कि प्रमुख ग्रंथियां कौन सी है, उन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हैं, यहाँ से एक छोटा प्रश्न RPSC के द्वारा पूछा जा चुका है, वो भी किससे? अग्नाशय ग्रंथि का प्रश्न आ चुका है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में यहीं से कोई एक छोटा प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। सभी साथी क्लास देखने के बाद अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही है। साथ ही साथ अन्य साथियों तक हमारी क्लासें आप शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।